So very good evening to all of you. How is the study going? Very good evening, Kaninika, Abir, Neetu, Priyanka, and Swati. कल तो खूब पढ़ा होगा संडे को. हॉलीडे, हॉलीडे इज द होली डे, राइट? और होली डे जिसमें हम पढ़ते नहीं है, इट्स अ होली डे, नॉट हॉलीडे. तो हॉलीडे को होली डे बना देते हैं और पढ़ते नहीं है. पूजा वूजा करते हैं क्या? और जब तक कंपटीशन के एरा में आने पे कुछ भी हॉलीडे जैसा बचता ही नहीं है. वो हर दिन ही आपका वैसा ही बनना चाहिए. स्लीपिंग डे. कितना सोते हैं आप? एक तो वो श्रीलंका नहीं, लंका वाले कुंभकर्ण थे और ये बंगाल वाले बर्मन है. इससे कितनी नींद आती है? बाकी सबकी पढ़ाई हुई है. कनिनिका, दीप्ति, आपका कैसा रहा संडे? ऑल डे संडे, ऑल डे फन डे, and your fun is coming while sleeping. ठीक है, तो फिर मंडे को तो आज तो बड़ी एनर्जी रही होगी, काफी प्रोडक्टिव. वेरी गुड. वेरी गुड कनिनिका. बाकी सबका मैम फुल कॉलेज एग्जाम एंड और ऑन बिजी डेज, राइट? अच्छा है ना, जितना ज्यादा अभी आप तैयारी कर लोगे उतना एग्जाम के टाइम आपको इजी होगा. और जितना अभी आप छोड़ के चलोगे फिर एग्जाम के समय 16 घंटे जो पढ़ते हैं, ये रात भर 24 घंटे में से 16 घंटा पढ़ के बिता रहे हैं. तो इससे अच्छा कि अभी ही सारी चीजें कवर अप कर ली जाए ताकि उस टाइम पे सिर्फ आपको एक हेल्थी रिविजन की जरूरत हो. और जो वो कंप्लेंट्स आती है ना कि एग्जाम के दिन ऐसा लगता है कि सब भूल रहे हैं, तो वो इसीलिए आता है कि एक ही दिन में जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सेम डे पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर जाता है तो ब्रेन उसको लेती नहीं है, तो वो प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं करती. उस टाइम आप देखोगे कि नींद भी आएगी या मतलब नींद नहीं आएगी या बहुत ज्यादा आएगी, या फिर ऐसा लगता है कि हम एक साइड से पढ़ रहे हैं और एक साइड से भूल रहे हैं. तो इसीलिए एक आप टारगेट लेके चलिए. शुरू के फेज में एक रशियन बुक है, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग द नेम, तो एक रशियन राइटर है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है और उस बुक में उन्होंने एक रूल दिया है 888 करके. ठीक है, 888 करके उन्होंने रूल दिया कि आप 24 घंटे को 8 के 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लीजिए, राइट? तो वो जो बुक है बहुत मतलब बेस्ट सेलिंग बुक में से उसका एक नाम आता है, उसका नेम ही मुझे भूल रहा है, मैं आपको बताऊंगी इसका नेम. बस रूल उन्होंने 8 करके दिया है कि जो भी आपका मेन गोल है, जो आपका प्राइम गोल है, जैसे आपका करियर का गोल हो गया, ठीक है, या जिस चीज से आपकी इनकम होती है ना, तो इनकम का भी जो भी सोर्स है या जो आपका प्राइम काम है उसको 8 घंटे का टाइम दीजिए. 8 घंटे आप अपने स्लीपिंग का दीजिए और 8 घंटे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और जो डेली एक्टिविटीज है उनके लिए दीजिए. तो 3 पार्ट्स में अपने रूटीन को डिवाइड करके 888 का जो रूल है वो फॉलो करिए तो भी बहुत है. कि आप ऐसा करो, कोशिश करो कि 8 घंटे की रोज आपकी स्टडीज वगैरह हो जाए, 8 घंटा आप ये सारा कुछ ले लो और 8 घंटा आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और मतलब 8 घंटे तो आपका रेस्टिंग का हो जाएगा. ठीक है, 8 घंटे से ज्यादा सोओगे तो फिर कितना सोगे? और एज अ स्टूडेंट लाइफ में तो 6 घंटे इनफ है सोने के लिए, फिर भी आपको 2 घंटे ज्यादा दिया तो आप 8 घंटे सो लो. 8 घंटे सोने का हो गया, 8 घंटे आप अपनी स्टडीज को दो और 8 घंटे आप अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को दीजिए. और एक रिसर्च की जो फाइंडिंग है वो ये बताती है कि अगर आप 6 घंटे डेडिकेटेड स्टडी कर लीजिए तो जो दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो भी क्रैक किया जा सकता है. अगर 6 आवर्स की डेडिकेटेड स्टडी, मतलब स्टडी डेडिकेटेड का मतलब कि जब पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक, तो कहाँ अच्छा आप लोगों को पूरी ये तो मिल ही गई होगी ना, पूरी पीपीटी मिल गई है हफ्ते भर की. ये 82 पेजेस की पीपीटी मिल गई सबको? यस और नो? ये पीपीटी मिल गई आप लोगों को? दीप्ति, कनिनिका, करण, पीपीटी मिल गई है? एम आई ऑडिबल? $71 पेजेस, इसमें 32 शो कर रहा है. अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ कि 71 क्यों, क्योंकि 82 पेजेस की पूरी पीपीटी थी तो 71 क्यों मिला है. आई विल चेक इट आउट.
तो वो पूरी पीपीटी पूरे हफ्ते भर की अब तो पीपीटी है, तो इस वीक का आपका यही वाला पूरा सिलेबस रहेगा। और आपको क्वेश्चन पेपर मिला था जिसमें आई गेस 15 क्वेश्चन थे, वो मिल गए थे, 15 क्वेश्चन फ्रॉम द लिथोस्फीयर। और जो आप लोगों का वो एंशिएंट वाला पेपर है वो आई विल सेंड ऑन वेंसडे को आई विल सेंड द क्वेश्चंस ऑन द एंशिएंट। उसमें आपकी 50 क्वेश्चंस है, वो आप कर लीजिएगा। तो मुझे आइडिया नहीं है कि सर ने किस वे में उसको लिया है, तो भी वो 50% की शीट है जो कि उसमें कुछ क्वेश्चंस है जो कि आए हुए क्वेश्चंस है, उसको आप करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज्योग्राफी में ही उसको कवर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों का ये कनिनिका और कौन था, रवनीत, आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का भी शायद से कुछ आंसर शीट नहीं हो पाया ना शेयर, तो वो भी आपको वेडनेसडे को मिल जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे को आई विल शेयर द आंसर्स। मिडिवल का और मॉडर्न का भी आई थिंक बचा हुआ था ना, एक पेपर आपका बचा हुआ था मॉडर्न का, तो वो दोनों आपको दे देंगे और एंशिएंट का विद आंसर्स दे देंगे, ठीक है, विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। फिर भी अगर कोई चीज नहीं होता है देन यू कैन आस्क इन द ज्योग्राफी सेक्शन। और ज्योग्राफी में हमने कहा था पहले, तो जो क्वेश्चन आपको मिल गया वो आपने कर लिया, पेपर क्वेश्चंस कर लिए हैं, शीट कर ली, तो आज उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको कल कर लेंगे। अभी आज फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने शुरू कर दिया था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमने क्या क्या समझ लिया था, एटमॉस्फेयर जब शुरू किया था तो ये समझा था कि क्या रोल है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का रोल के बारे में हमने देखा था, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर कुछ और नहीं, गैसों का क्या है, एक मिक्सचर है और उसमें जो भी गैसेज है उनका प्रॉपर वे में जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है ऑल अदर्स में, कि कभी वो कुछ आर्गन ज्यादा हो जाएगा, ओजोन ज्यादा हो जाएगा, तो इस वे में जो है उनका जो स्ट्रक्चर कंपोजिशन है वो किस तरीके से चेंज होता है। हमने एरोजोल्स के बारे में जाना था, एरोजोल्स क्या होता है, व्हाट इज एरोजोल्स, एरोजोल्स क्या है, anyone, Deepti, what is aerosols, what is aerosols, Prerna? Ma'am, the suspended dust particles atmosphere में। और इस एक वर्ड मैंने आपको बताया था, स्मॉग, व्हाट इज स्मॉग, हु विल टेल। मैम स्मोक प्लस पॉल्यूटेंट्स मेक स्मॉग या फॉग प्लस स्मॉग, हाँ मतलब फॉग और स्मॉग। यस मैम, फॉग प्लस स्मॉग इज इक्वल टू स्मॉग, फॉग प्लस स्मोक इज इक्वल टू स्मॉग, ये बताया था, राइट। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, हु विल टेल व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस। Ma'am, greenhouse gases are the gases which in the Earth's atmosphere, especially the water vapors, which trap the light which is irradiated by the Earth's surface. So they try to, so they maintain the temperature of the Earth with an average temperature of 15 degrees Celsius, and with the help of these gases only the life is able to emerge on the planet Earth. Right. And now who will tell what is the greenhouse heat budget, what is heat budget, earth heat budget, Karan, what is heat budget, अर्थ का बजट पड़ा था ना, अर्थ हीट बजट, व्हाट वाज दैट। करण और अबीर, हु विल टेल, रणिति। मैम शुड आई टेल? या प्लीज। मैम क्या होता है कि व्हेन द जो सन है वो अर्थ के ऊपर की जो लाइट जब अर्थ पे आती है तो वो उसको हम शॉर्ट वेव रेडिएशंस कहते हैं, और जब वो शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थ पे गिरती है तो फिर उसका कुछ परसेंट या कुछ अमाउंट ऑफ जो लाइट होती है वो जो अर्थ है वो वापस स्पेस में रिवर्ट बैक कर देता है इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये जो इन एंड आउट ऑफ द हीट होता है इन दी शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये होती है हीट बजट, कि कितना हीट जो रही है वो अंदर आ रही है और कितना वो बाहर चल रहा है, गिव और टेक जितना हो रहा है हीट का, दैट इज द हीट बजट। और ये भी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ये हमेशा इक्वल रहता है या कम ज्यादा होता रहता है? मैम वैसे ये
कि वो मतलब चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अर्थ का पोजीशन क्या है सन के कंपैरेटिव। अगर जैसे अगर पेरीहीलियन और एपीलियन पोजीशन होती है वहां पे कुछ टाइम के लिए जो सन की रेडिएशन। बिल्कुल गलत गलत ट्रेन पे बैठ गए हैं। यहाँ पे मैंने पूछा हीट बजट में जितना सन से आता है उतना ही अर्थ एमिट करती है या कम ज्यादा हो सकता है? अच्छा नहीं मैम, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, मुझे वो लगा तभी तो इसका दूसरा। नाम बजट है। हाँ ठीक ठीक है। व्हाट इज व्हाट इज एरोसोल्स? एरोसोल्स क्या है? मानसी व्हाट इज एरोसोल्स? अनमोल व्हाट इज एरोसोल्स? एरोसोल क्या है? सॉरी एरोसोल नहीं, एल्बिडो व्हाट इज एल्बिडो? मानसी और अनमोल व्हाट इज एल्बिडो? रिवाइज नहीं करते ना आप लोग? व्हाट इज एल्बिडो? रिफ्लेक्टेड हीट। मैम जो मैम बिना absorb हुए लाइट। मैम जो लाइट रिफ्लेक्शन होती है उसके मेजरमेंट को एल्बिडो कहते हैं। जो अर्थ सरफेस, अगर मान लीजिए हमें बर्फ के का एल्बिडो समझना है तो क्या होगा? आइस का, स्नो आइस का एल्बिडो क्या होगा? मैम वेरी हाई होगा क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो मतलब क्या होता है कि इसका मतलब जितना उसके पास आता है, जितना वो रिफ्लेक्ट कर देती है ना, जितना वापस करती है, जितना एब्जॉर्ब करती है, ऑलमोस्ट पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। हाँ, वो एब्जॉर्ब नहीं करता। वेरी गुड। कभी कभी लगता है अच्छा हुआ एसएससी ने इंटरव्यू हटा दिया। मैम तो जरूरी नहीं है ना कि वो ऐसे पूछ कॉन्सेप्ट को। ऐसे ही पूछते हैं। इवन आपका एक एग्जाम होता है ना केवीएस केंद्रीय विद्यालय वाला, उसका जब इंटरव्यू हुआ था तो वन ऑफ माय फ्रेंड हैज गिवन द इंटरव्यू। उनसे उन्होंने बोला कि यू विल हैव टू टीच द साइंस का कुछ तो टॉपिक बोला, फिजिक्स का, और लाइन बाय लाइन शी विल हैव टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स। मैम फिर वो टीचर की जॉब हो गई ना। मतलब अब जैसे अभी जैसे मान लो कि आपका यूपीएससी या पीएससी का इंटरव्यू होता है, तो अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि अक्षय जैन करके जिसने यूपीएससी का जो सेकंड और थर्ड टॉपर है, तो वो है, और एक मेरे फ्रेंड भी हैं, तो वो वहां से थे, बोकारो से, ठीक है, बोकारो स्टील सिटी से। तो बोकारो में क्या स्टील का प्रोडक्शन होता है और वहीं पे पास में सीमेंट, और वो पर्सन ही इज नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड। तो उससे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उसने बताया कि मैं तो झारखंड का, ये सीमेंट वगैरह का उसने बताया। तो जो इंटरव्यूअर था उन्होंने सीधे उससे पूछा कि ठीक है सीमेंट के कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसको दो चार पता से लिखा वो उसने बताया। एक तो वो भाई साइंस का स्टूडेंट नहीं, तो उन्होंने पेन और पेपर दिया कि काम करो, नाउ प्लीज राइट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जेंटलमैन, प्लीज राइट डाउन ऑन दिस पेपर एंड पेन। तो मतलब इंटरव्यूअर का काम क्या था, आपको प्रश्न में लाना, तो वो क्या ही पूछ लेंगे और किस मूड में। तो इससे अच्छा हम अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो इतनी रखनी चाहिए कि कम से कम जो चीज हमारे अंडर है, जो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, जो चीजें हमें एक्चुअली पता नहीं, वो तो पता करके रखे ही ना। वो हम क्यों सोचे कि भाई ये नहीं, ये पूछ लिया तो क्या होगा, या ये तो पूछेंगे ही नहीं, या इससे इनको मतलब नहीं है। हम अपने साइड से पूरा प्रिपेयर रखते हैं। बाकी तो आप लोग क्योंकि एसएससी में तो नहीं है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगा था आप फटाफट आंसर करेंगे, सब जल्दी जल्दी बताने लगेंगे। व्हाट इज एडवेक्शन? एडवेक्शन क्या है? एडवेक्शन क्या होता है? दीप्ति, प्रेरणा, व्हाट इज एडवेक्शन? It is the horizontal flow of air in the atmosphere because of the variation in pressure at different locations. और टेम्परेचर इन्वर्जन कौन सी उसमें देखा जाता है, किस लेयर में देखा जाता है? टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है और वो किस लेयर में दिखता है? ट्रोपोपोज पे दिखता है। व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन? ऊपर जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए बट सडनली इंक्रीज हो जाता है जाकर के। वेरी गुड। तो आ जाते हैं प्रेशर बेड्स पे। यही चीज मुझे प्रेरणा आपकी अच्छी लगती है कि आप जो भी आपका और दीप्ति का और संजीत का, कि आप लोगों को का जो भी आंसर होता है वो एकदम क्रिस्प समझ में आता है कि भाई जो इसको समझ में आया है वो नाउ शी कैन आंसर एनीवेयर और ही कैन आंसर एनीवेयर इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, इन अ वेरी क्रिस्प मैनर। तो ये देख के लगता है कि ऑल ऑफ सडन कभी ऐसा हो कि गवर्नमेंट ने जैसे इंटरव्यू एकदम से बंद कर दिया, क्या पता एकदम से चालू करते, तो भी मतलब जब हमारा कॉन्सेप्ट आपके जैसा क्लियर होता है
जिस तरह से आप आंसर करते हो, आप दीप्ति करती है या संजीत करते हैं, तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये अप्रोच आई थिंक आई विल रिकमेंड कि सबको डेवलप करनी चाहिए, कि जो आपको आए ना वो फुली आए, कि फिर उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। बोल के बोलो, बोल के लिख के बोलो, लिख के हर तरीके से तैयार है, तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो आ जाते हैं आपके प्रेशर बिल्ड्स पे। और उसके अलावा मानसी का भी आंसर बहुत अच्छा रहता है, और आई एम नॉट रिकॉलिंग ऑल द नेम्स। बाकी कनिनिका अच्छा अच्छे से, पर रिटर्न में समझ में नहीं था, कनिनिका को मैंने कभी सुना नहीं, रिटर्न में तो नहीं, बट हाँ प्रेरणा का, दीप्ति का, संजीत का, मानसी का भी काफी अच्छा होता है। तो बात करते हैं प्रेशर बेल्ट्स की। व्हाट इज प्रेशर बेल्ट्स? तो हमने क्या बताया था आपको कि प्रेशर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा अर्थ है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स में बांटते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट जब प्रेशर बेल्ट्स में हमने बांटा, तो अगर ये आपकी अर्थ थी, तो ये जो 0 डिग्री वाला है, जो इक्वेटर है, वो तो पूरा एक बेल्ट हो गया, ठीक है। इक्वेटर के बाद 23.5 से 66 एक जोन, ये पूरा एक जोन यूज, तो मैंने नॉर्थ में भी वही लिया, साउथ में भी, तो 2 बार हो गया नॉर्थ साउथ, और इधर से भी फिर नॉर्थ भी लिया, साउथ भी लिया, फिर 2 हो गया, और ये मतलब पोल वाला हो गया, तो ये वाला 4, 2, 2, 4, और ये पोल 6, और ये जो आपका इक्वेटर वाला है वो 7। तो 7 प्रेशर बेल्ट्स में अर्थ को डिवाइड किया जाता है। अब ये प्रेशर बेल्ट्स को हमें ढंग से समझना है, ये प्रेशर बेल्ट्स क्या है, पहले इस फिगर से समझते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आता है देन आस्क अगेन एंड अगेन, लेकिन इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये है इक्वेटर। तो हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेटर वो रीजन होता है जहां पे जो सन का रेस है वो मैक्सिमम अमाउंट में सन की रेस आती है। तो जैसे ही ये मान लीजिए यहाँ पे है आपका सन, ठीक, ये है इक्वेटर, सन की रेस इन इस इक्वेटर पे अभी क्या करिए फॉल कर रही है। जैसे ही सन की रेस इस इक्वेटर पे फॉल करती है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी एयर होता है वो क्या करता है, ऊपर उठती है। जैसे हवा, मतलब ये यहाँ पे गर्मी आती है, ये सन की रेस पड़ती है, तो ये जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। उठते उठते क्या होता है कि ये जो ऊपर उठते हैं, तो ये क्या करती है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एयर का मूवमेंट शुरू होता है। तो लो टेम्परेचर कहाँ पे है, पोल पे, यानी कि यहाँ से जो आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कि ये है आपकी अर्थ की सरफेस, यहाँ से जो है हवाएं ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये क्या करेंगी, पोल के टुवर्ड्स इनका मूवमेंट होना चाहता है, मतलब हवाएं क्या करेंगी, जो एयर है वो क्या करेगी, पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगी, यानी ये इधर जाने की कोशिश करेगी, ठीक, इधर। अब हमने ये भी समझा था कि अर्थ भी क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है। अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स इमर्ज होता है, और उस फोर्स को हमने क्या बोला था, उस फोर्स का क्या नाम है, दैट फोर्स इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। उस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब जैसे ये हवा थी, ये क्या कर रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, उठने के बाद ये पोल्स की तरफ जाना चाहती है, लेकिन क्योंकि अर्थ की मूवमेंट और कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, तो ये जो हवाएं हैं पोल की तरफ नहीं जाती हैं, बल्कि ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और जब डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो ये आपका मतलब उठी तो थी 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक, ये जो इक्वेटर है वहां पे हवाएं ऊपर उठ रही है वहां पे। अब ये पोल की तरफ जा ही रही थी कि कोरियोलिस फोर्स ने इसको क्या कर दिया कि नदर्न हेमिस्फीयर में इसको राइट और सदर्न में लेफ्ट, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट अर्थ की मूवमेंट है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट है, तो इधर जो है हवाओं को मोड़ दिया। अब जब इधर की तरफ हवाएं मुड़ी, तो लगभग यहाँ पे 30 डिग्री मतलब 30 से 35 डिग्री का जो है आ चुकी थी हवाएं, 30 से 35 आ चुकी थी। अब जब 30 डिग्री पे हवाएं पहुंची, तो यहाँ पे क्या करेंगी, धीरे 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 सिंक करना शुरू करेंगी, उतरना शुरू करेंगी। यानी ये जो हवाएं यहाँ से ऊपर उठी थी, यहाँ पे आते आते कोरियोलिस फोर्स की वजह से टर्न हुई, और टर्न होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगी, उतरना शुरू करेंगी। अब जहां से हवा ऊपर उठेगी, जहां से ऊपर उठी वहां तो उसने क्या कर दिया, लो प्रेशर से ऊपर उठी, और जहां पे ये धीरे 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 सिंक की, यहाँ पे बन गया आपका हाई प्रेशर। तो अब इसने क्या कर दिया, एक सेल कंप्लीट कर दिया। यहाँ से हवाएं ऊपर उठी, उठने के बाद 30 डिग्री तक, मतलब पोल की तरफ जा रही थी, पोल की तरफ जा ही रही थी कि कोरियोलिस फोर्स लगता है। कोरियोलिस फोर्स इसको नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड पे और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड पे मोड़ देता है। तो हवाएं वहीं पे धीरे 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 करके क्या करती हैं, उतरना शुरू कर देती हैं। उतरते उतरते 30 डिग्री का टेम्परेचर आ जाता है, और जहां ये उतरती हैं वहां बन जाता है आपका हाई प्रेशर जो है, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ बना आपका, 30 डिग्री वाले पे, और उठी कहाँ से, 0 डिग्री से 5 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ से उठी, यहाँ पे एक बार उठी, और एक पूरा इसने क्या कि अपना एक सेल, एक जो अपना साइकिल है, वो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक, एक साइकिल कंप्लीट किया, यहाँ से उठ के, अरे
यहाँ से उठ के यहाँ तक अपना एक सेल, एक जो साइकिल है कंप्लीट किया। इस पूरे एक सेल को, इस पूरे एक साइकिल को जिस ज्योग्राफर ने डिस्कवर किया था उसको, उनका नाम था हेडली, और इन्हीं के नाम पे इस पूरी सेल को हम कहते हैं हेडली सेल। यानी 0 से 5 डिग्री तक हवाओं का ऊपर उठना, गर्म होकर ऊपर उठना, उठने के बाद वो पोल्स की तरफ मूवमेंट कर रही है, पोल की तरफ वो जाना चाहती हैं कि वो लो, मतलब कि जो लोएस्ट टेम्परेचर वहां पे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पे वो जा नहीं पाती। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, उनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनके राइट साइड में और सदर्न हेमिस्फीयर में उनके लेफ्ट साइड पे मूव करा देता है। तो वो पोल की तरफ नहीं जाके धीरे 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 इसी बेल्ट पे सिंक कर जाती हैं, और जब इस बेल्ट में वो सिंक कर जाती हैं तो यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर और एक सेल जो है कंप्लीट हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस जो सेल को हमने कहा हेडली सेल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? मैम इतने में कोई दिक्कत नहीं? हाँ मैम आपने बोला कि 0 डिग्री से जब वहां पे सनलाइट बहुत तेज पड़ती है तो वो जो एयर है वो बहुत गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से वो ऊपर उठती है। तो मैम वो 30 डिग्री तक ही ऊपर उठती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ वो कैंसर। उठी तो फिर से समझते हैं। और अब और दूसरा कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? और कौन पूछ रहा था? मैं ये पूछ रही थी कि ये जो हेडली सेल है, हेडली सेल और फेरल सेल के बीच में जो आप कह रहे हैं हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इस वाले रीजन को हम कहते हैं हेडली सेल। मतलब कि हाँ, जहां तो से हाँ प्लीज आस्क। जहाँ पे हवाएं नीचे की ओर जा रही हैं, पूरा ये कंप्लीट कर रही हैं, तो वहां पे आप कह रहे हैं जहां हाई से प्रेशर उठी रीजन। जहां तक गई उस पूरे को हमने कहा कि इस पूरे सेल को हेडली सेल कहते हैं। और जो आपका 30 से मतलब कि 25 वाले एरिया से लेके आप 35 तक लेके चलो, 25 टू 35 डिग्री, वहां पे हवाएं उतरी है तो वहां पे हाई प्रेशर बन गया, और जहां से उठी है उसको लो प्रेशर कहते हैं। ओके। अभी जो आपने दीप्ति आपने पूछा कि वो 0 से उठती है और 0 पे ही बैठती है, ऐसा नहीं है। 0 या 5 डिग्री से वो उठी, ठीक है, 5 डिग्री या 0 से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री आप साउथ ले लो। यानी कि जो ये वाला रीजन है 0 to 5 डिग्री, यहाँ से ऊपर उठी, गर्म हुई, ऊपर उठने के बाद वो पोल की तरफ मूवमेंट कर रही है। मतलब कि पोल मतलब 90 डिग्री की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां पे तो गर्म है ना, तो गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ, ठंडे प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, ऊपर जा रही थी। लेकिन ऊपर जा ही रही थी कि अर्थ क्या करिए, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ भी मूव कर रही है। अर्थ मूव कर रही है इसलिए ये हवाओं को क्या करेगी कि डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है कि भाई ये ऊपर 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 जाती है, यहाँ तक अर्थ का प्रेशर है, इसने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, मोड़ दिया। तो जब ये हवाएं क्या करेंगे, मुड़ जाएंगी, तो बजाय पोल के ये जो हमारा आपका 30 to 35 डिग्री वाला एंगल है, वहीं पे धीरे 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 क्या कर रही है, वो सिंक कर जा रही है। तो जहां ये सिंक रही है वो बन गया हाई प्रेशर। अभी क्लियर हुआ दीप्ति आपको? दीप्ति क्लियर हुआ? यस मैम, यस ठीक। मैम। मतलब तो कोरियोलिस फोर्स हाँ, की वजह से ही यही प्रेशर डिफरेंस, मतलब हेडली सेल का मेन रीजन कोरियोलिस फोर्स ही है। हेडली सेल का नहीं, हवाओं के मुड़ने का, नहीं तो वो तो पोल की तरफ जा रही थी, ठीक है। ओके, तो हवा अगर के आपको मुड़ने बताना होगा जो एयर है वो मुड़ क्यों रही है, वो तो पोल की तरफ जानी चाहिए थी ना, लेकिन वो मूव कर जाएगी और उतर जाएगी कहाँ पे, 30 से 35 डिग्री पे, 30 to 35 डिग्री पे ही हमारी धीरे धीरे क्या कर रही है, सिंक कर जा रही है। तो जहां पे हमारे सिंक करती है वो बनता है हाई प्रेशर, और जहां से हमारे ऊपर उठती है वहां बनता है लो प्रेशर। तो यहाँ पे इक्वेटर पे बन गया लो प्रेशर, और जहां पे उतरी है वहां पे बन गया हाई प्रेशर। आगे हम पढ़ेंगे साइक्लोन। तो साइक्लोन की जो रीजन है, वहां पे लो प्रेशर बनेगा तो साइक्लोन होता है, अगर हाई प्रेशर बनता है तो एंटी साइक्लोन होता है। साइक्लोन बहुत तेज, साइक्लोन का नाम तो सुना होगा ना, बहुत सारे साइक्लोन आते रहते हैं, जैसे कि आपका उड़ीसा में आया था अभी थोड़े दिन पहले कोई साइक्लोन। तो जो साइक्लोन्स आते हैं वहां पे बहुत तेज में बारिश होती है, तो वहां पे हमेशा लो प्रेशर होता है। जहां पे भी हाई प्रेशर होता है वहां पे साइक्लोन नहीं बनते हैं। तो यहाँ से एक फैक्ट हमेशा याद रखना है कि जो देश आपके ये हाई प्रेशर में आएंगे, जो कंट्रीज आप मैप उठा के देखेंगे, वर्ल्ड मैप कौन से पेज नंबर पे था? 3, yes। तो ये जो 30 आपका 23 यहाँ से एंगल भी नहीं है। अगर आपके पास होगा वो आपका एटलस होगा तो उसमें आप देखिएगा कि यहीं पे होगा 30 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 है ना, तो इसी के आसपास जो इस वाले बेल्ट में आएगा आप देखोगे वहां पे साइक्लोन्स नहीं आएंगे, वहां पे एंटी साइक्लोन वाली कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ पे साइक्लोन नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पे हवाएं सिंक करती हैं, उतरती हैं, राइट। अभी कौन से पेज नंबर पे थे, किसी को याद है? 62। वेरी गुड। तो कितने अटेंटिव बैठे हैं अनमोल।
तो यहाँ पे क्या हो गई, हवाएं उतर रही है, इसलिए एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। ठीक, तो इस पूरी साइकिल है इसको हम हेडली सेल कहते हैं, क्योंकि हेडली जो ज्योग्राफर थे इन्होंने इस पूरे सेल के बारे में हमें बताया था। तो इस तरीके से एक सेल आपकी कंप्लीट हुई। हाँ, जैसे साइक्लोनिक कंडीशंस हार्मफुल होती हैं, वैसे एंटी साइक्लोनिक भी कोई वेदर बिल्कुल कंडीशन हाँ बिल्कुल हार्मफुल होती है। अभी तो साइक्लोन आपका एक टॉपिक है, वो जब पढ़ाएंगे ना तो ये सारा कुछ बताएंगे, क्योंकि सेल बताते थे इसीलिए आपको यहाँ पे बस मेंशन कर दिया। अभी पूरा साइक्लोन का टॉपिक लेंगे तो आपको साइक्लोन एंटी साइक्लोन दोनों बता देंगे, ठीक है। और साइक्लोन भी क्यों हार्मफुल होता है, क्या मतलब भाई, वो तो नेचुरल प्रोसेस है ना। अब हम क्या अर्थक्वेक को या वोल्केनो को कितने हद तक आप हार्मफुल कह सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि भाई आप जब नेचर के साथ डेवलपमेंट नहीं करते। कहते हैं कि डेवलपमेंट दो तरीके से होनी चाहिए, एक होता है नेचर के साथ डेवलपमेंट और एक होता है नेचर के अगेंस्ट डेवलपमेंट। तो वही डेवलपमेंट जो नेचर के अगेंस्ट होता है वो हमेशा हार्मफुल होता है और वो कभी भी हार्म कर सकता है। कभी भी डिजास्टर का रूप कब ले लेता है कि जब हम नेचर के अगेंस्ट जाके डेवलपमेंट करते हैं। वो तो अर्थ की प्रोसेस ही थी, अर्थ की जो प्रोसेस है वो अर्थक्वेक लाना या वोल्केनिक इरप्शन या फिर आपका साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की चीजें, वो तो अर्थ का नेचुरल प्रोसेस है। इसी की प्रोसेस के बेसिस पे अर्थ रिजुविनेट करती है। अब आप उसी चीज को हार्म कर दोगे, रोक दोगे। अब नदियां जिस बे से बह रही थी आप उनको रोक के वहां पे डेवलप कर दो, सिटीज बना दो, तो कभी ना कभी तो क्या होगा कि वो डिजास्टर का जो है फेस तो ले ही लेगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो बन गया हमारा हाई प्रेशर। ये वाला बन गया आपका हाई प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाना, मतलब इधर की तरफ लौटेगा और दूसरी तरफ ये इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा। अरे यार, कुछ जो है इधर की तरफ जाएंगे और कुछ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और ये इधर की तरफ। इधर पे क्या है, यहाँ पे आपका है पोल। पोल से ठंडी हवाएं आ रही हैं। अब पोल के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो पोल के कंपैरिजन में तो ये अभी भी क्या है, थोड़ी सी गर्म है, क्योंकि पोल से आने वाले जो विंड है वो तो चिलिंग विंड है। पोल के कंपैरिजन में जब ये चिलिंग विंड है तो इधर से जो है चिलिंग विंड आ रही है, और इसकी कंपैरिजन में ये वाली विंड अभी भी क्या है कि ये गर्म ही है। ठीक है, तो जब गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलती है, यानी कि जब हॉट विंड और कोल्ड विंड आपस में मिलते हैं, ठीक है, समझिए कि ये हॉट विंड है और ये कोल्ड विंड है। तो जो कोल्ड विंड है वो भारी होती है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। इसी में जो गर्म है हवा है ये इसको ऊपर की तरफ उठा देगी। ठीक है, हॉट विंड और कोल्ड विंड जब आपस में मिलते हैं तो ये जो गर्म हवा है ये इसको ऊपर की तरफ उठा देती है, और जब ये उठाती है अगेन फिर से विंड की कोशिश क्या होती है कि अब मैं पोल की तरफ मूव करूं। जब यहाँ से हवाएं ऊपर उठी फिर से वो धीरे धीरे क्या करेंगे, पोल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो जो दूसरी सेल है वो फेरल सेल। फेरल सेल क्या है कि यहाँ पे हेडली सेल की वजह से क्या हवाएं धीरे धीरे सिंक हुई। सिंक होने के बाद ये वाली हवा इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, मतलब जो मैक्सिमम ये अब ये जो है पोल की अब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं हो रही है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है वो नीचे नीचे हो रही है ऑन अ सुपरफिशियल लेवल, ऑन अ लेवल ऑफ सरफेस। सरफेस के लेवल पे इधर से जो है आपकी ये वाली हवा जा रही है और इधर से आपकी पोल की जो भी हवा है वो भारी होने की वजह से पोल की जो हवा है वो भारी हो गई, तो लुढ़क लुढ़क के वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि पोल से जो हवा है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक, तो ये दोनों, अब ये वाली यहाँ से और ये वाली यहाँ से, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ, यानी कि जो 60 डिग्री वाला आपका साइड है 60 to 65 डिग्री वहां पे पहुंच गई है। इधर से जो हवा है ये ऑल्दो तो ठंडी है लेकिन पोल के कंपैरिजन में क्या है अभी भी गर्म है, तो ये इधर ऊपर की तरफ जा रही है और पोल से जो लुढ़कते हवा है वो भी लगभग 60 डिग्री तक ही पहुंचती है। ये दोनों आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करती है। इधर से ये वाली हवा इधर से वाली, दोनों आपस में जब कोलाइड की तो गर्म हवा क्या करेगी, ठंडी हवा को ऊपर की तरफ उठा देगी। तो जब ये हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, पहले तो ये फ्रंट बना, पहले दोनों आपस में आएंगे, एक तरफ गर्म हवा और एक तरफ ठंडी हवा, ये दोनों आपस में टकराती है तो एक फ्रंट बन रहा है। इसको जैसे कि आपके वो होते हैं ना आर्मी, एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी एक तरफ इंडिया की आर्मी, दोनों आपस में टकराते हैं। सेम वे में गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में टकराती हैं और इसको हम कहते हैं एक फ्रंट बन जाता है। ठीक है, फ्रंट जैसे कि आपका आर्मी का फ्रंट बनता है ना, वैसे ही आपका हवाओं का आपस में क्या बन जाता है, फ्रंट। और इस फ्रंट को हम कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। क्यों कहते हैं ऑक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के नेचर की जो है हवाएं आपस में टकरा रही हैं। तो ऑक्लूडेड फ्रंट कहाँ बन रहा है, आपके 60 to 65 डिग्री वाला जो एंगल है वहां पे बन रहा है आपका ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ये दोनों आपस में टकराती है और इसके बाद क्या होता है कि ये वाली जो विंड है, हॉट वाली जो विंड है, ये ठंडे वाली को ऊपर की तरफ उठा देती है। और जब ये ऊपर उठाती है अगेन यहाँ पे क्या बन गया,
कि जहां पे हवाएं सिंक होंगी वहां बनता है आपका हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो हवाएं ऊपर की तरफ उठ जा रही, तो हाई प्रेशर नहीं, ये वाला फिर क्या हो गया, फिर से लो प्रेशर बन गया। अब ये लो प्रेशर बन गया, अब ये पोल की तरफ है, पोल की तरफ जो अर्थ का रोटेशन है वो सबसे धीमे धीमे होता है, तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स मिनिमम हो जाएगा। कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे, मिनिमम कहाँ पे है, पोल पे। तो यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स है अब मिनिमम है। अब यहाँ पे जब हवाएं ऊपर हैं तो ऊपर की तरफ अगेन वो पोल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे जब यहाँ 60 से 65 एंगल से हवाएं उठी, अब ये सीधे सीधे पहुंचेंगे पोल की तरफ, और पोल की तरफ क्या हो जाएगी, पूरी पूरी हवा सिंक हो जाएगी। और इस तरीके से बने हमारे प्रेशर बेल्ट्स। अभी फिर से समझते हैं, अभी समझ में नहीं आया, बहुत जल्दी क्या है, सब रिजल्ट हो गया, बताते हैं फिर से। मैम इसमें बस यही जानना जरूरी है ना कि 7 तरीके की कैसे प्रेशर बैठते? बेल्ट्स होती हैं, 7 और प्रेशर बेल्ट होती है। कहाँ पे आपकी मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, कहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है, और जहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा वहां पे कौन सा कंडीशन होगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगा। जहाँ पे लो प्रेशर बनेगा वहां साइक्लोनिक कंडीशन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अभी यहाँ पे विंड्स जो चलती हैं आपकी प्लेनेटरी विंड्स और सीजनल विंड्स, वो भी इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स के अकॉर्डिंग चलती हैं। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है कि भाई ये प्रेशर बेल्ट्स बनते कैसे हैं, नहीं तो फिर वो विंड से ही समझ में आते हैं और ना ही आपको साइक्लोन समझ में आएगा। साइक्लोन भी इसी से समझ में आएगा, आपको विंड इसी से समझ में आएगा। और उसके बाद एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एल नीनो और ला नीना, वो भी इसी से समझ में आएगा। और जब मानसून पढ़ेंगे इंडियन मानसून, तो मानसून का भी कॉन्सेप्ट इसी प्रेशर बेल्ट्स के थ्रू ही रिवाइज होगा। मतलब पूरी ज्योग्राफी का अगर समझिए तो कोर कॉन्सेप्ट होता है, 50% जो है कवर कर लेता है प्रेशर बेल्ट। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आएंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट इसी पे बेस होते हैं, इसीलिए जो है हमें इसको समझना बहुत जरूरी होता है। इसको एक बार फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया तो। 0 डिग्री और 60 डिग्री पे हमारा लो प्रेशर रीजन बनेगा, और 30 और पोल पे हाई प्रेशर। अभी अभी बताते हैं ना, फिर आपसे पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। पहले हमने क्या समझा कि यहां से ये था हमारा इक्वेटर। हाँ, फिर से बता रहे हैं, ये यहाँ से 5 डिग्री और यहाँ से 5 डिग्री, 5 ऊपर नीचे से हम लेके चलते हैं, शुरू से समझिए। तो यहाँ से हमारी क्या है कि यहाँ पे जो सन है, सन की जब डायरेक्ट लाइट पड़ी इस पे, यहाँ की हवाएं गर्म हुई, गर्म होने के बाद ये ऊपर की तरफ पहुंची। ऊपर की तरफ जब ये हवाएं पहुंची तो ये गर्म हवा थी, ये गर्म हवा, ये जो हॉट एयर है, ये जाने की कोशिश कर रही है पोल की तरफ, ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ठीक, यानी इधर भी और इधर भी, एक साइड से समझिए तो समझ में आ जाएगा कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अब जब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो अर्थ क्या कर रही है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट कर रही है। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एक फोर्स जनरेट होता है, एक फोर्स निकलता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये क्या करता है कि ये जो हवा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ये इसके राइट एंगल को मोड़ देता है। तो जो ये राइट एंगल के लिए मुड़ता है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड मुड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाता है। ठीक, तो जब ये हमारी हवाओं को कोरियोलिस फोर्स ने मोड़ दिया, तब तक हवाएं लगभग 25 से 25 से 35 डिग्री वाले एंगल में वेरी कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गई, वेरी कर रही थी, तो ये जो हवा है जब ये मुड़ गई तो धीरे धीरे इसने उतरना शुरू कर दिया, उतरी, सिंक हो गई। सिंक होते 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 ये पूरा इसने एक सेल कंप्लीट कर लिया, इसको हमने कहा हेडली सेल। अब यहाँ पे अभी हवा यहाँ पे क्या है, सिंक हो गई है, सारी हवा यहाँ पे सिंक हो गई है। ठीक, इस वाले एरिया में अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ये वाली हवा है, ये ऑल्दो तो ठंडी हवा है, लेकिन जो पोल से आने वाली हवाएं हैं ऊपर से, इनके लिए तो ये क्या है, गर्म हवा है। तो ये वाली जो पोल वाली जो हवाएं हैं वो भारी है, तो भारी होने के लेवल पे क्या होता है, ऊपर के लेवल पे अभी ये चीजें नहीं हम समझ रहे हैं, अब हम समझ रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये हवाएं सिंक हुई है, ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ठीक, और दूसरी तरफ इधर ऊपर जा रही है, दूसरी तरफ पोल से भी कुछ हवाएं लुढ़क के नीचे की तरफ आ रही है। अब पोल के कंपैरिजन में ये वाली हवा बन गई गर्म हवा और ऊपर वाली हवा बन गई ठंडी हवा। ये सब पहुंचते पहुंचते हमारा पहुंच गई लगभग 65 डिग्री, 60 to 65 डिग्री तक ये भी पहुंच गई, और इधर से ये जो पोल वाली हवा थी वो भी आ गई। ये दोनों हवाएं क्या हुई, आपस में टकराती हैं। ये जो गर्म हवा हमारा हेडली सेल से ऊपर गई है और जो पोलर सेल से नीचे आ रही, वो दोनों हवा आपस में टकराई। टकराने के बाद क्या हुआ कि इस गर्म हवा मतलब जो इधर से हवा गई है, ये वाली, ये जब इससे टकराती है तो इसने क्या किया, ठंडी हवा को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी।
ठीक है। और जब ये ऊपर उठा देंगे, ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर जाने के बाद अगेन ये कहाँ पे आ गई, ऊपर की तरफ। तो ये जो यहाँ से ऊपर की तरफ उठ गई हवा, यानी यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा सेल बन गया, इस सेल को हमने कहा, इस सेल को हम कहते हैं फेरल सेल। इसने बना दिया पूरा एक सेल बना दिया, और इस पूरे सेल को हमने कह दिया जो 30 से 35 से लेके 60 to 65 वाली ब्रेड हो गई, इसने आपका बना दिया फेरल सेल। यहाँ पे कैसे बना कि एक ऑक्लूडेड फ्रंट बन गया। ऑक्लूडेड फ्रंट मतलब जहाँ पे दो डिफरेंट नेचर की हवाएं क्या होगी, आपस में टकरा रही है। दो डिफरेंट नेचर मतलब एक साइड तो आपकी गर्म हवा है, दूसरी साइड जो है आपकी ठंडी हवा है, ये दोनों आपस में टकराएंगी। टकराने के बाद जो गर्म हवा है इसको ऊपर उठा देगी, तो जहां तक उसने ऊपर उठा दिया, और ऊपर उठाने के बाद अब हवाएं ऊपर की तरफ है, और अब ये फिर से पोल की तरफ जाने की कोशिश कर देगी। तो जो ये पूरा सेल बना, इस पूरे सेल को हमने कह दिया फेरल सेल। अब फेरल सेल के बाद अब जो हवा ऊपर उठी है, तो हमने ये समझा था कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम और पोल पे मिनिमम लगता है। यहाँ पे पोल पे अभी जो आपका कोरियोलिस फोर्स है वो भी मिनिमम है, तो और जो ये हवा है अब ये फिर से पोल की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो धीरे धीरे करके क्या करेगी, पोल पे फिर से जो है हवाएं पूरी सिंक हो जाएंगी। तो जब ये हवा पोल के पास सिंक हुई, तो आप समझते हैं कि इक्वेटर के पास बना लो प्रेशर, 30 के पास बना हाई प्रेशर, फिर अगेन जो आपका ये वाला है 60 to 65 वाला जो जोन है, वहां पे फिर से लो प्रेशर बना, और फिर पोल पे क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। तो जो पोल पे हाई प्रेशर बना, यानी फेरल सेल जहां से हवाएं ऊपर की तरफ गई हैं और जहां सिंक की है, उस पूरे सेल को हम कह दिए पोलर सेल। तो हमारे 3 सेल बने, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। आप बताइए इसमें कोई डाउट है, क्लियर हुआ या नहीं? इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो एक बार समझ के बताइए। ये जो फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में गर्म और ठंडी हवा का ऑक्लूजन हुआ, तो एक तरीके से टेम्परेचर जो है वो उनके बीच से का अटेन हो गया होगा ना, ठंडा और गर्म मिक्स ही हो गया। इसीलिए उसने क्या किया, उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर दी, जो गर्म हवाएं हैं उसने उसको ऊपर उठा दिया। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी, अगेन साइक्लोन, मतलब जो साइक्लोन जब हम पढ़ेंगे, साइक्लोन में 2 तरीके के साइक्लोन होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है। जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो इसीलिए बनता है कि जब 2 डिफरेंट नेचर की हवाएं आपस में मिलती है, तो वहां पे टेम्परेट साइक्लोन का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए जो ये वाला बेल्ट है, यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, जैसे कि आपके यूएस में हरिकेन हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली हो गया। तो इस तरीके के जो साइक्लोन है वो उसने साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे ला दी, ठीक है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है। ऑक्लूडेड फ्रंट मतलब एक तरफ वार्म एयर फ्रंट जाती है, एक तरफ कोल्ड एयर फ्रंट जाती है, और जो वार्म एयर फ्रंट है वो कोल्ड एयर फ्रंट को ऊपर की तरफ उठाती है। जब ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो यहाँ पे एक सेल कंप्लीट हुई, फेरल सेल। अब इस फेरल सेल से हवाएं पोलर की तरफ जाएंगी, और पोल पे धीरे धीरे सिंक हो जाएंगी, इसलिए पोल पे साइक्लोनिक कंडीशन है, ये पोल पे हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। यही समझ नहीं आ रहा कि पोल की तरफ कैसे जा रही हैं हवाएं, क्योंकि जो गर्म हवा थी वो ऊपर उठ के पोल की तरफ जा रही थी ना, अब ये ठंडा हो गया, तब भी पोल की तरफ कैसे जा रहा है? अगर ये पोल ठंडा भी हो गया, तो भी आप ये सोचो ना, पोल के कंपैरिजन में, इन द कंपैरिजन ऑफ पोल, अभी भी तो ये हवा पोल के कंपैरिजन में तो अभी भी ये गर्म है ना। पोल की जो हवा है वो तो चिलिंग इफेक्ट देती है, सबसे ठंडी हवा कहीं की होगी तो पोल की होगी। अभी भी ये जो अगर कंपेयर करो, तो पोल के कंपैरिजन में तो ये हवा अभी भी गर्म बनी ही हुई है ना, तो ये कहाँ मूव करेगी, पोल के टुवर्ड्स ही तो मूव करेगी ना। अभी क्लियर हुआ? Yes, और शेफाली आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? Ma'am, I have a question. Yeah. In this region from 30 degree to 60 degree, you said that जो नीचे वाली हॉट एयर है, जो नीचे वाली एयर है 30 डिग्री पे, वो जो है वो उसके कंपैरिजन में जो पोलर वाला एरिया है उसके कंपैरिजन में हॉट है, राइट? But you are saying that one more thing, that cold wind are heavier than hot wind. So why is it Mass that और weight. हाँ, तो अगर कोल्ड विंड हैवी है तो कोल्ड विंड को हॉट विंड को ऊपर उठाना चाहिए ना, बट यहाँ पे अपोजिट। जब इस फ्रंट को हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है कि ये दोनों कोशिश करती है कि हम नीचे, वो कोल्ड विंड कोशिश करती है कि मैं सिंक कर जाऊं, और हॉट विंड इसे प्रेशर करती रहती है। इन दोनों में क्या होता है कि वो सिंक नहीं कर पाती। अगर वो सिंक कर जाती तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। इसी प्रेशर में क्या होता है कि जो हॉट विंड है वो धीरे धीरे करती है, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे आप वैसे मत समझो ना कि 2 ह्यूमन बीइंग है, एक भारी वाला ह्यूमन है, एक हल्का वाला ह्यूमन है। यहाँ पे ये है कि दोनों जो एयर्स है, तो जब ये आपस में टकरा रही है तो उसमें टेम्परेचर का भी तो वो बैलेंस हो रहा है ना। ये अपना टेम्परेचर उसको दे रही है। एक आपने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स का लॉ क्या है?
हाँ, कि जिसमें क्या है कि धीरे धीरे जब पूरा टेम्परेचर आपस में टकराता रहता है तो बाद में पूरा टेम्परेचर एक सा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जब वो टशन होती रहेगी, इसी प्रोसेस में क्या होगा कि हॉट विंड एक बार एक ऐसे लेवल पहुंच जाती है जहां पे वो कोल्ड विंड को ऊपर की तरफ उठा देती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भारी से आदमी को किसी हल्के वाले ने उठा दिया है। एयर का क्या होगा कि टेम्परेचर में जब इनकी फाइट हुई, इस टेम्परेचर की फाइट में जब एक ऐसा टेम्परेचर आ गया कि मतलब कि इतना बैलेंस हो गया कि अब हॉट विंड क्या करनी है, कोल्ड विंड को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा देनी है। अभी भी ये कोल्ड विंड पोलर के टूवर्ड्स में इतनी ठंडी नहीं है, अभी भी जो पोल की विंड है वही ज्यादा ठंडी है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगी, पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगी और पोल पे जाएगी तो धीरे 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 सिंक कर जाएगी। अब पोल पे सिंक हो गई तो पोल पे बन गया हाई प्रेशर, जहां से उठी यहाँ बन गया लो प्रेशर। इधर साइक्लोनिक कंडीशन बन गई आपकी 60 to 65 डिग्री में और वहां पे आपका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन गई। अभी क्लियर हुआ शेफाली? Okay, ma'am. और Means किसी को first कोई they doubt? are trying to do the temperature equilibrium like that, सबसे right? पहले हाँ, इसीलिए उसको फ्रंट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इसका लैंग्वेज उन्होंने फ्रंट दिया है कि वो दोनों आपस में कोशिश करती है कि मैं इस पे ओवर पावर कर जाऊं, वो सोचती है मैं इस पे ओवर पावर कर जाऊं। ओवर पावर करते 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 ये प्रेशर होता है कि धीरे धीरे वो उसको ऊपर की तरफ उठा देती है। ठीक, क्लियर हुआ? Okay. Okay, ma'am. और किसी को सब समझ में आ गया? बाकी किसी को कोई डाउट? मानसी, मनु, नीतू, प्रणति, क्लियर हुआ? करण? जो लोग फटाफट क्लियर लिख के भेज रहे हैं अभी आप ही लोगों से सारा पूछते हैं, फिर आप लोग बताते नहीं हो। कौन बताएगा इसको समराइज करके पूरा एक बार अपने वर्ड्स में? कौन बताएगा समराइज करके? मैम आई विल टेल। हाँ प्लीज। मैम तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक हमारा 0 डिग्री होता है जो जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर पे हमारी सन की रेज एकदम डायरेक्ट होती है। तो जब हमारी सन की रेज इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है तो वाली जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है और वो हीट होने की वजह से वहां से ऊपर उठने लग जाती है वो। और वो ऊपर उठते उठते मतलब क्या होता है, जब वो ऊपर उठती है इन अर्थ का, जब वो अर्थ रोटेट कर रही होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो अर्थ पे एक कोरियोलिस फोर्स नाम की फोर्स एक्ट करती है। उस फोर्स एक्ट करने की वजह से जो एयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर उठ रही है वो अपने राइट साइड में सिंक करती है और जो सदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर उठ रही होती है वो अपने लेफ्ट साइड में सिंक करती है। जब वो सिंक करती है वो अराउंड 30 to 30.5 या 25 डिग्री पर वो आ जाती है, मतलब इतने लैटिट्यूड पे वो आ जाती है। 30 to 35। हाँ, फिर 30 to 35 पे वो सिंक कर जाती है और 0 डिग्री और उस 35 डिग्री के बीच में हमें हेडली सेल मिलता है जहाँ पे वो 35 डिग्री पे सिंक करती है, वो होता है हमारा हाई प्रेशर रीजन और 0 डिग्री पे कंपैरेटिवली लो प्रेशर रीजन बन जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और बहुत ज्यादा चिलिंग एयर आ रही होती है। तो वहां से जो एयर होती है वो नीचे की तरफ आती है, लेकिन उस एयर के कंपैरेटिव जो 35 डिग्री लैटिट्यूड पे जो एयर है वो अभी भी काफी ज्यादा गर्म है। और उस गर्म होने की वजह से एक फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट, जिसमें अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर की एयर अगर मिलती है तो वो एक दूसरे पे ओवरपावर करने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि हमारी 35 डिग्री लैटिट्यूड की जो एयर है वो काफी ज्यादा गर्म है, तो वो उस मतलब जो चिलिंग एयर्स है उसको वापस से ऊपर उठा देती है और वो अराउंड 60 डिग्रीज तक, 60 to 65 डिग्रीज तक ऊपर उठ जाती है और वहां पे हमारा अगेन बन जाता है लो प्रेशर रीजन। और फिर उसके ऊपर तो कोरियोलिस फोर्स एक्ट ही नहीं करती, तो वहां से जो ठंडी एयर है वो वापस करती है पोल पर पे चली मिनिमम जाती है, करती है पर मिनिमम हो चुका है, ठीक है। फिर मतलब फिर 60 डिग्री पे भी हमारा एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है 0 डिग्री की तरह, और वहां पे भी कोरियोलिस फोर्स एक्ट करती है लेकिन वो बहुत कम होती है। तो वहां से भी पोल्स पे हमारी एयर जो होती है वापस उठ के वापस से ठंडी जगह पे चली जाती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि 0 डिग्री पे और अराउंड 60 डिग्रीज पे हमारा लो प्रेशर रीजन होता है और 30 डिग्रीज और पोल पे हमारा हाई प्रेशर रीजन होता है। और जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहां पे साइक्लोन्स बनते हैं, हाई प्रेशर पे एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। और हेडली सेल होता है जो 0 to 30 पे होता है और फेरल होता है जो 30 to 60 पे होता है और उसके ऊपर ना पोलर सेल होता है बहुत ठंडा। वेरी तो गुड। मैम ये था। बाकी सबको समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर?
दीप्ति आप क्या खाते हो? बाकी सब कोई बताइए, सब रट जाता है। मैम मैं तो डाइटिंग करती हूँ, बल्कि रात में तो कुछ भी नहीं खाती। अब आ जाते हैं जो ये आपका, हमने समझ लिया कि 3 सेल हैं। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप तो कर लोगे ना, हेडली, फेरल और पोलर कहाँ कहाँ पे होते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे आई विल फ्रेम द क्वेश्चन। अभी जो आपकी ये शीट है ये मैं आपको थर्सडे को दूंगी, एटमॉस्फेयर की जो शीट है। एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आते हैं थर्सडे को जो शीट होगी। कल वाली जो शीट आपकी सैटरडे वाली शीट थी उसका डिस्कशन हम कल कर लेंगे। और ये एटमॉस्फेयर की शीट को आप विद इन द टाइम कोशिश करिएगा कि मतलब टाइम फ्रेम में इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो थर्सडे को वाली शीट दे देंगे तो फ्राइडे को आप ये क्वेश्चंस करके आइएगा, ताकि फ्राइडे को एटमॉस्फेयर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे को आई विल गिव द शीट्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पे 7 प्रेशर बेल्ट्स होते हैं। और ये 7 प्रेशर बेल्ट्स बनते क्यों हैं? तो दो ही फैक्टर्स की वजह से एक जो है आपके बन रहे हैं। पहला क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, इससे रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स इमर्ज होता है। कोरियोलिस फोर्स ने क्या किया? अर्थ को मूव करा दिया, इसलिए रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से हमारे बहुत सारे 7 प्रेशर बेल्ट बने। और टेम्परेचर का वेरिएशन, कोल्ड हॉट को उठा रही है, हॉट एयर कोल्ड की तरफ जाने की कोशिश करिए। तो 2 फैक्टर मतलब प्रेशर बेल्ट बनने के पीछे 2 रीजन होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ और टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द अर्थ। अब जो आपका इक्वेटोरियल वाला जोन है, जो आपका 0 डिग्री से 5 डिग्री प्लस नॉर्थ साइड में, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ साइड में, इसको हम ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। ITCZ का फुल फॉर्म आ चुका है आपके वो रेलवे वाले एग्जाम में, जो है ITCZ का फुल फॉर्म उन्होंने पूछ रखा है। तो इसको थोड़ा सा याद करके चलिएगा कि अगर जिनका CHSL का एग्जाम है तो ITCZ का फुल फॉर्म समझे रहिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या इसको हम डोल ड्रम भी कहते हैं। ठीक, अब ये वाला देखो, ये वाला जो रीजन है इसको हम डोल ड्रम या ITCZ भी कहते हैं। अब जो ये आपका हेडली वाला सेल था, यानी यहाँ से 0 to 5 से लेके 30 to 35 इधर, यहाँ पे जो विंड चलती हैं उनको हम ट्रेड विंड कहते हैं। अभी क्या है ट्रेड विंड, हम बताते हैं। ट्रेड विंड, ट्रेड मतलब होता है ना कि जैसे कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब बिजनेस किया जाता है, कॉमर्स किया जाता है, उसको हम ट्रेड कहते हैं। तो जो ट्रेड विंड है इधर से मतलब कि आपका नदर्न जोन में और सदर्न जोन में, ये जो 35 डिग्री से लेके 0 to 5 डिग्री जो एयर्स होती हैं इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, विंड्स ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब ये जो ट्रेड विंड है अपर साइड वाले, इस बॉटम साइड, ये दोनों यहाँ पे कन्वर्ज करती हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं ITCZ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल इस पूरे एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि 0-5 डिग्री से लेके जो 30 to 35 डिग्री वाला है इसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। तो ट्रॉपिकल यानी इंटर ट्रॉपिकल, 2 ट्रॉपिकल एरिया के बीच का कन्वर्जेंस, जहाँ पे दोनों हमारे क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, मतलब दोनों ट्रेड विंड आपका सदर्न साइड, ट्रेड विंड ऑफ द नदर्न साइड आपस में कन्वर्ज कर रही है। इसलिए इस पर्टिकुलर बेल्ट को हम डोल्डम या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। क्लियर हुआ? व्हाट इज ITCZ? ITCZ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ITCZ कहाँ बनता है? तो जहाँ पे नॉर्थ और साउथ की जो ट्रेड विंड्स है वो आपस में कोलाइड करती है। और इसको हम ITCZ ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रॉपिकल साइड में जो चलने वाली एयर्स है, जिसको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, ये आपस में क्या कर रही है? ये आपस में मिल रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्रॉपिकल इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब जो पहले समय में क्या होता था कि जब ये सारे आपके नेमिंग की गई थी, तो उस समय सेलर सी के थ्रू जो है अपनी वो क्या करते थे, जर्नी क्या करते थे। तो जब यहाँ पे इसको वो कहते हैं ना, ट्रेड विंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको व्यापारिक पवने ट्रेड विंड्स कहते हैं। और जो इसके बाद वेस्टर्ली इसको पछुआ कहते हैं। ट्रेड विंड्स जो है इसी एरिया में चला करती थी। तो जब विंड्स के कहते हैं ना, विंड्स के डायरेक्शन में जब आप बोट राइडिंग करते हैं, जब बोट चलाते हैं तो ट्रेड करना आसान हो जाता है। तो विंड के डायरेक्शन में जब ट्रेडर्स जाते थे तो बहुत जल्दी जल्दी अपनी जो जर्नीज उनको कंप्लीट कर लिया करते थे। तो दिस विंड इज बेनिफिशियल फॉर द ट्रेडर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह अपना ट्रेड जब इस जोन में करते थे तो आराम से उनका जो भी लगेज होता था, जो भी अकोमोडेशन होता था, वो इजीली क्या करते थे? वो फ्लो करा लिया करते थे। बिकॉज कि वो क्या होता था कि एशियन टाइम में ये सारी ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ सी रूट्स हुआ करती थी। तो ये जो विंड्स है, क्योंकि ट्रेड में फैसिलिटेट करती थी ट्रेड को, इसीलिए इसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। और ट्रेड विंड्स यहाँ पे कन्वर्ज करती है, इसलिए हम इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हुआ? क्लियर सबको?
अब जो दूसरा क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन आया है इसको कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पे है और क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड इसको क्यों कहते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक, तो जैसे जब पहले ट्रेड होते थे, तो ट्रेड में क्या होता था कि जो ट्रेडर्स होते थे पहले, वो क्या करते थे, अपने घोड़ों को भी शिप पे ला दिया करते थे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पुर्तगाल से इंडिया आ रहा है, तो पहले वो सी रूट से आ रहा है, जैसे इंडिया जो लैंड है ना, तो इंडिया पे जब लैंड पे वो लैंड करेंगे, तो अपने हॉर्सेस को लैंड के से दौड़ के या घूम के पूरे एरिया में क्या चीजें उनको लेनी होती थी वो लेते थे, फिर हॉर्स को और अपने सामान को उसी पे लादा करते थे और वापस अपने देश चले जाया करते थे। लेकिन जब ये वाला जो लैटिट्यूड है, यानी कि आपका 30 डिग्री, अबाउट 30 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्रेड विंड्स नहीं बल्कि वेस्टर्लीज चलना शुरू कर देती है। वेस्टर्लीज, इसको हिंदी में हम कहते हैं पछुआ। तो वेस्टर्लीज की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ऊपर की तरफ। अभी इसके प्लेनेटरी विंड्स पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे वेस्टर्लीज की डायरेक्शन कैसे है, आपके प्लेनेटरी विंड्स और ट्रेड विंड्स ये सारा क्या है। तो अभी हॉर्स लैटिट्यूड पे आप फोकस करिए कि वो लोग जो इस जोन में जाते थे, 30 डिग्री के जोन में क्या होता था कि जब ट्रेडर्स अपने हॉर्स को और अपने एक्यूमुलेशन को लेके बैठते थे सी में, तो जैसे ही पछुआ पवने आ जाती थी, अब ट्रेड विंड्स क्या है कि विंड के डायरेक्शन में ये आराम से मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, विंड के डायरेक्शन। और जो ये आपके वेस्टर्लीज हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्टैग्नेंट है, बहुत भारी। तो जब इनको ऊपर की तरफ जाना होता था, तो कहते हैं ना, जब हवाओं के मतलब एंटी डायरेक्शन में आपको बोट चलानी होती थी, तो हवाएं इतना परेशान करती थी क्योंकि वो उल्टी आ रही है, बोट को उधर लेके जाना है, तो उनको उसको रो करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब उनके पास घोड़े भी और सामान भी और खुद भी बैठे हैं, जब वो मुश्किल हो जाता था, वो लोग क्या करते थे, अपने घोड़ों को उठा के समुद्र में डाल दिया करते थे, फेंक दिया करते थे, हॉर्सेस को समुद्र में डाल देते थे। इसीलिए इस पर्टिकुलर बेल्ट को हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती है, वेस्टर्लीज आर काम विंड्स और स्टैग्नेंट विंड्स, ठीक। और वो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है। अपोजिट डायरेक्शन में जब वो अपनी बोट को रो किया करते थे, तो वो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता था। तो और जब उनकी जो सेल, उनकी जो बोट है वो भारी हो जाती थी, अब वो भारी हो जाती थी, उसको हल्का करने के लिए वो क्या करते थे, अपने हॉर्सेस को उठा के समुद्र में डाल दिया करते थे। अब वो हल्का हो जाता था, इसके बाद फिर वो धीरे धीरे रो करके अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाया करते थे। इसलिए इस पर्टिकुलर बेल्ट को हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा वो था ITCZ, जिसको हम डोलड्रम्स भी कहते थे। डोलड्रम्स जहाँ पे दोनों जो आपकी ट्रेड विंड्स है वो कन्वर्ज कर रही है, ट्रॉपिकल साइड की जो विंड्स है वो कन्वर्ज कर रही है, इसलिए इसको हम डोलड्रम्स या ITCZ कहते हैं। और हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? 30 डिग्री वाला लैटिट्यूड, जहाँ पे विंड्स एकदम काम हो जाया करती थी, तो हवा के एंटी डायरेक्शन में उसको बोट को रो करना मुश्किल होता था। अब जब ये बोट को रो करना मुश्किल होता था, तो ये लोग क्या करते थे, अपने हॉर्सेस को निकाल के पानी में डाल दिया करते थे, ओशन में फेंक दिया करते थे, जिससे कि उनको अपने लगेज को ले जाना इजी हो जाए, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। और वो वाला जो रीजन उसको ट्रॉपिकल लैटिट्यूड कहते हैं। और 30 से 35 डिग्री के ऊपर वाले जोन जहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड है, उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई है नहीं? दो चीजें हैं, एक मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि हॉर्स लैटिट्यूड पे आकर के जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स थी और वेस्टर्लीज थी, वो नॉर्थ ईस्ट की हवाओं की तरफ मतलब उनकी हेल्प से जा रहे थे, लेकिन वेस्टर्लीज आकर के उनको रोक रही, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो उन्होंने घोड़ों को वहां पे नीचे फेंक दिया। या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्लीज एक दूसरे के अगेंस्ट बह रही हैं, तो इसीलिए उनको दिक्कत हो रही थी जाने में, इसीलिए देखो दोनों ही बातें कि वहां पे ट्रेड विंड्स का जो मूवमेंट है, ट्रेड विंड्स वहां पे नहीं मिलती है। 30 डिग्री के बाद ट्रेड विंड्स का जो बहना है वो खत्म हो गया, तो ट्रेड विंड वेस्टर्लीज आपस में फाइट नहीं कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड विंड्स है ही नहीं। उस पर्टिकुलर जोन में देखो जो विंड है इसको हम कहते हैं प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स मतलब कि प्लेनेट पे हमेशा बहने वाली विंड्स। और जो ये जैसे कि अब हमारे यहाँ इंडिया में लू चलती है, इटली में सिरोको चलती है, तो ये क्या है कि वो तो डिफरेंट रीजन की वजह से होती है। 3 विंड ऐसी है, एक पोलर विंड, एक वेस्टर्लीज और एक ट्रेड विंड। 3 विंड जो कॉन्टिन्यूअसली हमारे अर्थ पे हमेशा चलती रहती है। और ये क्यों चलती रहती है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ और बिकॉज ऑफ द प्रेशर बेल्ट। जो अभी हमने प्रेशर बेल्ट किया, तो इन प्रेशर बेल्ट की वजह से इसी तरह के विंड का डेवलपमेंट हमारे अर्थ पे होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ। दो जो है इसकी वजह से, इन 2 रीजन की वजह से प्लेनेटरी विंड्स बन जाती हैं। अब ये प्लेनेटरी विंड्स है, तो ये हमेशा प्लेनेट पे पाई जाएंगी और इसी तरीके से पाई जाएंगी, ठीक है। इनका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। तो जो आपका 5 डिग्री से 30 डिग्री के पहले वाला जो जोन है,
तो यहाँ पे आपकी ट्रेड विंड्स है, ठीक है। ट्रेड विंड्स क्या है कि इसी जोन में मिलेंगी, तो ये क्या करेगी, ये तो ट्रेड को प्रमोट कर रही थी क्योंकि इन्हीं के डायरेक्शन में इनको बोट को रो करना था। लेकिन जो वेस्टर्लीज है ये क्या है, उस जोन में वेस्टर्लीज मिलती है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है कि इनको जब मतलब हवाओं के एंटी डायरेक्शन में इसको रो करके जाना था। एक तो हवाओं के जब एंटी डायरेक्शन में रो करके जाना है तो क्या है, एक तो इनका लगेज वगैरह सब कुछ भारी हो चुका है, तो घोड़ों को उठा के अपने ओशन में डाल दिया करते थे ताकि थोड़ा सा हल्का हो जाए, इनका लगेज हल्का हो जाए तो वो रो करना आसान हो जाएगा। इसलिए इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड को हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। अब कोई दिक्कत, क्लियर हुआ? मैम इसका मतलब ये है कि जो हमारा इक्वेटर है वहां पे हमारा ITCZ बनता है, और जो हमारा जैसे जो 30 डिग्री इन द नॉर्थ एंड 30 डिग्री इन द साउथ, इन दोनों में ट्रेड विंड्स होती है जो कि कन्वर्ज करती है हमारे ITCZ पे। और फिर 30 डिग्री से थोड़ी सी ऊपर होती है हमारी हॉर्स लैटिट्यूड, जहाँ की एयर बहुत ज्यादा काम होती है और वहाँ पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है। और उस हॉर्स लैटिट्यूड के ऊपर होती है वेस्टर्लीज, या फिर वो हॉर्स लैटिट्यूड एक टाइप की वेस्टर्लीज है। ये जो ITCZ है आपका, ये 0 से 10 तक है, ठीक है। एट मैक्स 10 के बाद नहीं जाएगा। तो 10 से लेके जो 30 वाला बेल्ट है, 10 से 30 वाला, ठीक है, 10 से लेके 25, 20, 25, 30, मतलब आप 25 से लेके चलो 10 से 25 वाला, यहाँ पे हो गया आपका ट्रेड विंड। और जो 25 से लगभग 35 तक है ये हो गया आपका वेस्टर्लीज, ठीक, जिसको हमने कहा हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक। एग्जैक्ट 30 पे नहीं खत्म रहेगा कि 30 आया और तो उसने कह दिया कि अब निकल लो। 30 से 35 तक हम एक रफ आइडिया लेके चलते हैं, जिसको हमने कहा हॉर्स लैटिट्यूड है वो। अभी क्लियर हुआ? सिंगल लैटिट्यूड नहीं है, काफी मतलब उस रीजन के लैटिट्यूड्स को ही हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ऑब्वियसली जहां पे वो पूरी विंड बह रही है, ठीक है। ओके, और दोनों साइड है आपके, नॉर्दर्न साइड भी है और सदर्न साइड भी है। क्लियर हुआ? नीतू, मनु, मानसी, करण? मैम जब उन्हें पता था कि वेस्टर्लीज विंड्स में जाना है तो वो घोड़े लेके ही भागते थे अपने साथ। तो बेटा फिर लैंड साइड में वो देखेंगे कैसे चीजों को, है ना। मान लो कि वो भारत आ रहे हैं तो वो आए किस लिए इंडिया, ताकि वो जो है सामान को खरीद लें। तो हॉर्स क्या करेंगे, उनको हेल्प कर देंगे। तो पहले क्या होता था कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सारा कुछ, एशियन इंडिया में ये पढ़ा है ना कि जब वो जो यूरोपियन है या जो डिफरेंट डिफरेंट देश के लोग हैं, तो इंडिया आया करते थे क्योंकि इंडिया के मसाले और कॉटन पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ से तो सस्ते में लेंगे और वर्ल्ड लेवल पर उसको महंगे में बेचते थे। तो वो घोड़े को लेके इसलिए आते थे कि जहां से भी बेस्ट वाली चीजें उसको कलेक्ट कर लो। अब घोड़े को लाद भी लेंगे और घोड़े को डाल भी देंगे ओशन में, तो उससे उनका कोई बेनिफिट मतलब लॉस नहीं होने वाला था, क्योंकि वो 10 रुपए की चीज को वहां 1000 रुपए में बेच रहे, तो उनका जो फायदा है वो तो बहुत सारा था, ठीक है। तो अगर घोड़े चले भी गए तो उनका कोई ऐसा लॉस नहीं कि वो अपना लॉस करके घोड़े डाल के जा रहे, वो तो आ ही रहती थी वे में, कि उनको तो पता ही था कि भाई हो सकता है लौटते समय पहले आते वक्त तो इतना भारी नहीं थे, जाते वक्त तो बहुत सारा सामान लेके जा रहे, उसके बाद घोड़ों का भी वेट थे। अब तो अपने देश पहुंच जाएंगे तो नए घोड़े ले लेंगे। यहाँ पे आए हैं वो सर्च करने के लिए चीजों को, तो इसलिए वो घोड़े लेके आते थे। क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, मतलब जाते हुए उन्हें वेस्टर्लीज विंड्स मिलती थी। हाँ, जाते वक्त और आते वक्त भी मिलती थी वेस्टर्लीज तो मिलेंगी ही, लेकिन क्या है आते वक्त उनके पास लगेज ही नहीं है, जाते वक्त जो इतना भर भर के लेके जा रहे हैं उसका भी तो सामान हो गया ना। तो अब उसको उनको शिप को हल्का करना है, अपने सॉरी बोट्स को हल्का करना, तो हॉर्स को हटा देते थे, सामान तो फेंकेंगे नहीं, खुद भी नहीं कूदेंगे। क्लियर हुआ? ओके मैम, क्लियर। और सबको इधर से अनमोल, अबीर, कनिनिका, करण, श्रुतिका, स्वाति। अब है विंड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। विंड सिस्टम दो तरीके की होती है, एक परमानेंट विंड सिस्टम और वेरिएबल। परमानेंट जैसे मैंने आपको बताया कि परमानेंट जो कि लगातार अर्थ पे उसी वे में चलते हैं, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर बेल्ट। तो प्रेशर बेल्ट और रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जो विंड है प्लेनेट पे हमेशा उसी डायरेक्शन में बहती रहती है, इसलिए हम इसको परमानेंट विंड कहते हैं। और ये परमानेंट विंड 3 है, एक तो ट्रेड विंड हो गई, दूसरी आपकी वेस्टर्लीज होगी और थर्ड होगी आपकी पोलर विंड, ठीक। तो ये परमानेंट विंड होगी। वेरिएबल विंड होगा जैसे कि जो आपकी होगी सीजनल विंड, लोकल विंड, वैली विंड, मतलब माउंटेन पे जो होती है ना ब्रीज, वैली ब्रीज और सी ब्रीज, कि जो माउंटेन से लैंड की तरफ आती है उसको वैली ब्रीज कहते हैं, और जो आपकी सी से लैंड की तरफ या लैंड से सी की तरफ जाती है उसको लैंड या सी ब्रीज कहते हैं, ठीक। तो ये पढ़ना है कि विंड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ठीक। तो पहले है आपका प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स में
ये पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे लोकल विंड्स। लोकल विंड से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो यही आता है कि जैसे सिरोको है तो सिरोको कहाँ पे ब्लो करती है, इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैंने सारी की लिस्ट आपको दे दी कि लोकल विंड में कौन हॉट विंड है तो आप मैच करा सको उसको, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रटना ही पड़ेगा। तो या तो आप वर्ल्ड मैप आपका आ गया है एटलस, या वर्ल्ड मैप अगर आप नहीं भी है तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। जैसे कि सहारा डेजर्ट की लोकेशन देखिए, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, वहां पे आप अफ्रीका में मार्क कर लीजिए सिरोको। स्पेन, स्पेन देखिए लोकेशन कहाँ है, स्पेन में लिख लीजिए आपकी लेविज, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप अपने वॉल पे स्टिक कर लीजिएगा तो ये विंड्स कहाँ कहाँ पे मिलती है वो रट जाएगी, ठीक है। तो कल वर्ल्ड मैप लेके बैठिएगा तो इसको फटाफट से मार्क करते चलिएगा अपने लोकल विंड हॉट विंड्स को, ठीक। और जो परमानेंट विंड है उससे तो समझने वाले क्वेश्चन ही आते हैं, तो वो अब हमने वो समझ लिया प्रेशर बेल्ट। अगर तो प्रेशर बेल्ट नहीं समझ में आया तो आप बता दो, उसको फिर से हम क्लियर कर लेंगे। प्रेशर बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी की वजह से आपका कोर बनता है अच्छे से, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आपको शीट बस यहीं तक मिली है, बस पेज नंबर 71 तक मिली, तो बस इतना ही मिला है ना, ठीक है। मैं अभी जाके भेज देती हूँ, रोमा को दे देती हूँ, वो आपको दे देंगी, ठीक है, ताकि आपके पास शीट पहुंच जाए तो आपका पूरा वीक भर की शीट हो जाए। ये तो सैटरडे को मैंने भेजा था, पता नहीं कैसे नहीं मिला। मैम कुछ मैप्स बता दो, स्पेसिफिक मैप्स बता दो जो हमें चाहिए होंगे इस टाइम पे, क्योंकि एटलीस्ट में तो सभी तरह के मैप्स होते हैं, हमें सब तो यूज नहीं है। तो मैं अगर पूरी एटलीस्ट की जगह मैं स्पेसिफिक मैप्स ले लूं, तो आप इंडिया का फिजिकल और इंडिया का पॉलिटिकल मैप का एक प्रिंट आउट ले लीजिए, एचडी में लीजिएगा, ताकि इसमें वो जो नेम है वो ठीक से विजिबल हो, ठीक है। और इसके अलावा आप अभी के लिए तो वर्ल्ड मैप ही ले लो, क्योंकि वर्ल्ड मैप का भी फिजिकल और पॉलिटिकल आप दोनों ले लीजिए। जब हम मार्क करेंगे तो आप लोकेशन के पास अपना मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल हो गया, इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल हो गया, और इसके अलावा एक 2 दिन आप प्लेन मैप्स लेके होगा, तो इंडिया का भी पॉलिटिकल ही ले लीजिए, इंडिया का पॉलिटिकल मैप का प्लेन मैप ले लीजिए, ताकि तो अगर जैसे कुछ मार्क करना है तो आप अपने हाथ से ड्रॉ करिएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया है, आपको नर्मदा को मार्क करना, तो यहाँ पे ऐसे मार्क मैप आते हैं, वो तो रिवर वाले मैप आते हैं, वो रिवर वाले मैप तो आते हैं। नहीं, तो बेटा आप अपने से मार्क करो, वो ज्यादा आपसे ये तो कहेगा नहीं कि एग्जैक्ट जाके टिक करके आओ। आप अपने से मार्क कर लेंगे ना कि अच्छा यहाँ पे पक्का से, यहाँ पे तो हमारा एमपी है तो यहाँ पे नर्मदा निकली होगी, तो आप मैप को मार्क करने की आदत डालिए कि अपने हाथ से अपना 2-3 कलर के स्केच पेन ले लीजिए, उसी के थ्रू मार्क कर लीजिए कि रिवर को हमेशा ब्लू से मार्क करना है और सिटीज को आपको हमेशा पिंक से मार्क करना है, उससे आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक। और एक जो एचडी वाला मैप है वो अपने पास रखिएगा, इंडिया का एक फिजिकल और पॉलिटिकल, वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल, वर्ल्ड मैप और इंडिया के कुछ मैप्स प्लेन जो पॉलिटिकल वाले होंगे वो अपने पास रखिए, सभी लोग रखिए, उसमें मार्क करते जाइएगा। जैसे कल अब ये हॉट विंड्स है, इसको मार्क करना है, तो आपके पास 2 वाला मैप होगा, फील्ड मैप, उससे आप देख लीजिए स्पेन की लोकेशन क्या है या इटली की लोकेशन क्या है, और उसको अपना जो प्लेन मैप है उसमें मार्क कर लीजिए, तो आपको भूलेगा नहीं, और आपकी अपनी हैंड राइटिंग में रहेगी तो आप देख के जान जाओगे। कभी कभी तो इवन मतलब एक मेरी फ्रेंड थी, उसने बहुत दिनों तक इंडोनेशिया को श्रीलंका के पास मार्क किया था, आपके वो कौन सा देश, लक्षद्वीप, उल्टा मार्क किया था, और उसको उसी से उसको रटा हुआ था कि भाई नहीं यहीं पे है, यहीं पे। बाद में फिर हम लोगों ने उसको मैप दिखाई कि भाई नहीं ये इंडोनेशिया है, नहीं इंडोनेशिया नहीं लक्षद्वीप है, देन उसको समझ में आया। तो अब ये क्या होता है, फिर उसको भी अगर अपने से जब हम कोई गलती करते तो फिर वो भूलती भी नहीं है, फिर वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, इसलिए फिर प्लेन मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप रिवर का मैप या कोल माइंस का मैप अलग अलग निकालने से अच्छा है कि आप खुद के प्लेन मैप पे उस चीज को मार्क कर लीजिए, नहीं भूलेगा, क्लास के साथ मार्क करेंगे याद रहेगा, ठीक। और कोई डाउट? इतना ले लीजिए, इतने में ही काम चल जाएगा। कोई डाउट? सब क्लियर? रिवाइज कर लीजिएगा जितना भी पढ़ा है, नहीं तो भूल जाएगा आपको प्रेशर बेल्ट। कोशिश करेगा कि अगर कोई छोटा भाई बहन हो या कोई ऐसा फ्रेंड हो जो बलि का बकरा बन सकता है, जिसको जरूरत हो नहीं हो, आप अपना प्रेशर बेल्ट उसको समझा लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक, अपने वर्ड से कि भाई हवाएं कैसे चलती हैं, तो एक बार उसको समझ में आए ना आए आपको याद हो जाएगा। और बाकी का जो है हम कल डिस्कस करेंगे, आपको प्लेनेटरी विंड्स और ट्रेड विंड्स, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आज वो शाम की वजह से नहीं शेयर हो पाएगा तो कल आपके पास पहुंच जाएगी पूरी पीपीटी, तो आपका हफ्ते भर की पीपीटी आपके पास रहेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड गुड नाइट।